हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के विषय में उसकी सहायक संधि के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सहायक संधि की क्या प्रमुख प्रमुख बातें होती थी, उसके अंदर कौन कौन से बिंदु होते थे। ठीक है। अंग्रेज़ों की या वेलेस्ली की क्या मेंटलिटी थी, क्या मानसिकता थी, किस मानसिकता से वो सहायक संधि का जो ऑप्शन है वो लेकर के आया। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग सहायक संधियों को स्वीकार करने वाले राज्य और इस संधि के क्या लाभ थे और क्या हानियाँ थीं, ठीक है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैदराबाद की। ठीक है। तो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो अंग्रेज़ों का मित्र था काफ़ी पहले से, और खुर्दा के युद्ध के बाद उसका अंग्रेज़ों से विश्वास खत्म हो गया था। लेकिन वेलेस्ली ने बातचीत की और टीपू के भय से उसने सहायक संधि स्वीकार करने के लिए निज़ाम के मंत्री मीर आलम को अपने पक्ष में कर लिया, और इस प्रकार 1798 में जो है सहायक संधि हो गई। जिसके अनुसार क्या था कि सारी बातें तो मैंने पहले ही बता दी हैं कि सहायक संधि के अंतर्गत क्या क्या बातें होती थी, लेकिन हैदराबाद राज्य के सुरक्षा के लिए जो उसका आकार था उसकी वजह से 6 सैन्य बटालियन जो है हैदराबाद राज्य में रखी गई थी। दूसरी बात कि मैसूर पर आक्रमण करना था, टीपू सुल्तान को हराना था, तो वहाँ पर सैन्य शक्ति की आवश्यकता ज़्यादा थी, इसलिए भी 6 बटालियंस जो हैं वहाँ पर रखी गई। और इस सेना के रख रखाव का खर्चा जो है 24 लाख रुपया तय किया गया। ठीक है। तो ये था हैदराबाद राज्य का सबसे पहला 1798 में। आपको क्रम जरूर याद रखना है कि किसने जो है कब किसने जो है सहायक संधि स्वीकार की। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद, 1799 में दो राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की। कौन कौन से? मैसूर और तंजौर। ठीक है। फिर 1800 में किसी राज्य से सहायक संधि नहीं होती है। ठीक है। फिर 1801 में होती है अवध के साथ, और अवध के बाद फिर होती है 1802 में पेशवा के साथ। फिर उसके बाद 1803 में होती है भोसले और सिंधिया के साथ। फिर 1806 में अंत में जाकर के होती है होलकर के साथ। ठीक है। तो ये मराठा राज्य थे जिनसे सहायक संधि की जाती है। तो इस प्रकार से ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अवध की। अवध जिस प्रकार हैदराबाद के निज़ाम से संधि का प्रस्ताव रखा गया, उसी प्रकार अवध के नवाब के सामने भी संधि का प्रस्ताव रखा गया। अवध हमेशा से ही अंग्रेज़ों का मित्र रहा है, और ये अवध हमेशा अंग्रेज़ों का सहायक रहा है, और अंग्रेज़ों ने भी अवध को एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया है, यानी कि अपने साम्राज्य को बचा करके रखना, उससे पहले एक अन्य राज्य को स्थापित रखना। ठीक है। तो ताकि सीधा किसी राज्य से बॉर्डर जो है न मिले और सीधे आक्रमण होने की आशंका ना रहे, इस प्रकार के राज्य को बोलते हैं बफर स्टेट। ठीक है। तो उसी बफर स्टेट के रूप में उन्होंने अवध राज्य को रखा था, और इसलिए थोड़ी बहुत रियायतें भी अवध को दिए रहते थे। ठीक है। इसी वजह से अवध भी अंग्रेज़ों का हमेशा मित्र बना रहता था। सहायक संधि को स्वीकार करने की बात आई, और फिर अवध को 1801 में सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। 1801 में अवध के साथ सहायक संधि होती है, जिसमें सैन्य खर्चे के बदले उसने कुछ क्षेत्र दे दिया था, जैसे रुहेलखंड व गंगा यमुना के बीच का एरिया अंग्रेज़ों को टैक्स वसूली करने के उद्देश्य से दे दिया था, जिससे वो अपना सैन्य रख रखाव कर सकते थे। और साथ ही सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद का जो दुर्ग है, ये किला है, वो भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया था अवध के नवाब ने। ठीक है। तो ये था अवध के साथ सहायक संधि। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैसूर और मराठा। ठीक है। मैसूर के साथ साथ ही आप लोग याद रखेंगे तंजौर को। ठीक है। तो मैसूर और तंजौर, इन दोनों को जो है किया गया था 1799 में। ठीक है। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, जिसने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था, और जिसकी वजह से 1799 में टीपू सुल्तान से युद्ध होता है, जो बोला जाता है चतुर्थ आंग्ल
मैसूर युद्ध। ठीक है, वेले जली के समय हम लोगों ने देखा था कि आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसमें टीपू सुल्तान की पराजय होती है। तो टीपू सुल्तान बदला लेने के लिए पूर्णतः तैयार था और वो अपनी सेना को भी उसी प्रकार से मजबूत कर रहा था। ठीक है, सबसे बड़ा खतरा उस समय जो वेले जली को था वो मैसूर राज्य से ही था। ठीक है, कंपनी ये मानती थी कि सबसे बड़ा इस समय शत्रु है यदि कोई उसका है तो वो है मैसूर का टीपू सुल्तान, और उसको उससे युद्ध जो है अवश्यंभावी था। इस प्रकार से वो बदला लेने के लिए उत्सुक था। इधर कंपनी उसको अपने साथ मिलाने के लिए उत्सुक थी। तो जरूर था कि बातचीत से बात नहीं बनेगी, युद्ध अवश्यंभावी था और युद्ध हुआ भी, जो कहलाया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और जिसमें अंतिम रूप से टीपू सुल्तान की पराजय होती है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार बाद में मैसूर में वाडियार वंश के एक नाबालिग शासक को गद्दी पर बिठा दिया जाता है और उसी के साथ सहायक संधि कर ली जाती है। ठीक है, यानी कि ये सब अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी। अब चित्त भी अपनी, पट्ट भी अपनी, नाम केवल ताकि पूर्णतः विरोध ना हो, जनता के सामने प्रजा विद्रोह न कर दे, इस वजह से एक शासक बिठा दिया। ठीक है, खुद शासक की गद्दी नहीं लेते थे, यानी कि इनकी नीति ही यही थी। शासक बिठाने का मतलब ये था उत्तरदायित्व तुम रखो और अधिकार जो है वो सारे हम रखेंगे। इस प्रकार से अंग्रेज अपनी नीति का पालन करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मराठा की। तो मराठाओं के बीच भी, क्योंकि मराठा इस समय विभिन्न समूहों में बटे हुए थे, भोसले, सिंधिया, ठीक है, और होलकर, गायकवाड़, पेशवा का अलग अपना सिस्टम था। ठीक है, तो इन सभी के बीच भी फूट डालो और राज करो की नीति का पालन कर रहे थे अंग्रेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो 1802 में पेशवा के साथ सहायक संधि होती है, ठीक है, वो कौन सी थी? बसीन की संधि के नाम से भी उसको जाना जाता है। और इस संधि के द्वारा मराठा पेशवा ने जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके बाद 1803 में भोसले व सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार की थी। 1804 में गायकवाड़ के साथ सहायक संधि हुई और होलकर के साथ संधि जो है 1806 में हुई थी, बाद में जाकर के जॉर्ज बारलो के समय। ठीक है, तो ये कार्य जो है ये 1805 में नहीं हुआ था। 1805 में कुछ समस्याएं हुई थी, लेकिन फिर 1806 में जाकर के अंतिम रूप से जॉर्ज बारलो नए गवर्नर जनरल पद पर आते हैं। उनके समय जो है होलकर राज्य से सहायक संधि होती है और जो राजघाट की संधि भी कहलाती है। ठीक है, तो ये था पूरा मराठा राज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अन्य राज्यों के खिलाफ, जैसे कर्नाटक, तंजौर और सूरत आदि। तो इन सब पर भी वेलेजली द्वारा दबाव बना करके इनको सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहायक संधि के गुण के बारे में, यानी इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी और क्या लाभ हुए अंग्रेज़ों को। क्योंकि इससे ये कंपनी के हित में थी, तो सारे लाभ जो है आपको कंपनी के ही नज़र आएंगे। सबसे पहला, सहायक संधि को मानने वाले सभी राजा कमज़ोर हो गए थे। इसका कारण ये था कि उनके पास कोई सेना नहीं थी। इस प्रकार वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई की सोच भी नहीं सकते थे। सबसे पहली बात तो ये थी कि जब वो खुद अंग्रेज़ों पर निर्भर है तो अंग्रेज़ों से युद्ध करने की बात ही कहाँ उठती है। ठीक है, साथ ही राज्य का विदेश नीति जो है के बारे में सारे अधिकार कंपनी के पास हो गए थे, परंतु उत्तरदायित्व जो है पूरे राज्य पर कंपनी का कब्जा हो गया था। उत्तरदायित्व तो इनके पास रहते थे राजा की गद्दी पर बैठा करके, लेकिन विदेश नीति पर कब्जा होने का मतलब ये था कि एक तरह से अंग्रेज़ों का पूरा कब्जा स्थापित हो गया था। यानी उन राज्यों की न तो अब सहन शक्ति उनके पास थी और ना ही विदेश नीति जो है उनके पास थी। अब इन दोनों शक्तियों पर किसका अधिकार है? अंग्रेज़ों का अधिकार है। नेक्स्ट है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य का विदेश नीति के सारे अधिकार कंपनी के पास हो गए, परंतु वास्तव में पूरे राज्य पर कंपनी का कब्जा हो जाता था। ठीक है, सहायक संधि को मानने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेज़ों के दुश्मन को सहायता या किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखेगा। लगाकर यूरोपीय कंपनियों को, जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थीं, खासकर फ्रांसीसी, जिससे सबसे ज़्यादा खतरा था उस समय फ्रांसीसियों में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था और वो मिस्र पर कब्जा
कर चुका था, तो अंग्रेज़ों को भय था कि अब धीरे धीरे वहाँ से ये भारत की तरफ ना आना प्रारंभ कर दे। इसलिए अंग्रेज़ों से सबसे ज़्यादा भय था और वेलेज़ली का एक मेन मोटिव था कि अंग्रेज़ों को हम लोग फ्रांसीसियों को यहाँ से पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देना है। और इसी वजह से ये प्रस्ताव जो है रखा गया था कि किसी दूसरे यूरोपीय राज्य के व्यक्ति को ना तो आप रखेंगे और ना ही उसे नौकरी देंगे। कंपनी को किसी भी ज़्यादा खर्चे के बिना बड़ी सेना रख पाने में सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि खर्चा जो है अब कौन उठा रहा है, राज्य उठा रहे हैं। दूसरा, कंपनी सेना पर लगने से ज़्यादा धन लेती थी और इस प्रकार भारतीय राज्य जो है कमज़ोर होते गए थे। तो वहीं कंपनी की दृष्टि से वो लाभ है और भारतीय राज्य की दृष्टि से वो एक प्रकार से हानि है। तो आप लाभ हानि इसी प्रकार से समझेंगे। दूसरा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा, जिसकी सलाह के अनुसार राज्य शासन चलेगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें नीति में नहीं थी, लेकिन इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज रेजिडेंट को रख करके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था इसको, लेकिन फिर भी सूचनाओं के माध्यम से जब सूचना पहुंच रही है तो अंग्रेज कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएंगे। इस प्रकार से आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप जो है लगातार अंग्रेज़ों का बढ़ता चला गया। सेना को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सभी राजाओं ने इसको स्वीकार करने के बाद कोई भी राज्य आपस में लड़ाई नहीं करते थे। जब सभी को सहायक संधि से स्वीकार कर लिया, अब वो हैदराबाद भी है, मैसूर भी है, मराठा भी है, जिनसे भी खतरा है, सभी आपस में सहायक संधि अंग्रेज़ों से कर बैठे हैं, तो अब अंग्रेज आपस में थोड़ी न लड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये सहायक संधि का पूरा सिलसिला जो है चलता रहा। अब इसके हम हानियों की बात करें तो हानियाँ जो हुई वो किसको हुई, स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय राज्यों को हुई। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय राज्य हैं उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी और वे अंग्रेज़ों पर आश्रित हो गए और वो आश्रित राज्य कहे जाने लगे। ठीक है, वे शक्तिहीन, असहाय और याचक बन गए। सहायक संधि को स्वीकार करने के बाद राज्य के आंतरिक कार्यों में कंपनी का नियंत्रण हो गया। भारत के शासक पूरी तरह से कंपनी पर आश्रित हो गए। इस संधि ने राज्यों की आर्थिक दशा खराब कर दी। जैसे जैसे अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ता गया, उसी प्रकार धन की मांग बढ़ती गई। राज्यों का काफ़ी क्षेत्र देने के बाद भी कंपनी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। ठीक है, यानी कि जो आर्थिक तंगी है वो पूर्णतः जो है इन राज्यों पर हावी हो चुकी थी। नेक्स्ट बात करें तो राज्यों ने इस संधि को स्वीकार करने के बाद अंग्रेज़ों को भारतीय राजाओं को हटाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, यानी कि इस संधि से हो जाने खुद इतना सैन्य रूप से कमज़ोर होते चले गए कि फिर बाद में अगर किसी ने अपोज भी किया, बाद में ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं होते हैं, मराठे फिर तृतीय आंग्ल मराठा वार भी होता है। ठीक है, तो लेकिन अब वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो अंग्रेज़ों को अब हरा सकें। ठीक है, तो इस वजह से केवल अब नाम मात्र के युद्ध थे और इन्हीं सब दबाव प्रेशर्स की वजह से ही 1857 की क्रांति जो है फूट पड़ी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यों को इस संधि को स्वीकार करने के बाद सारे पॉइंट हो गए। यदि जनता कोई भी आवाज़ उठाती तो उसको भी बलपूर्वक दबा दिया जाता था। ठीक है, तो ये थी लगभग कहानियाँ जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो स्क्रीन पर सारे पॉइंट चलते हैं, इससे आप अपना खुद का भी नोट्स बनाकर चल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपना खुद का अगर नोट्स बनाएंगे तो वो आपको आगे काफ़ी काम देगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और इस प्रकार आपका जो वेलेज़ली का पार्ट है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके सिलेबस में जो भी आगे है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।